गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर जो अकरेंस ऑफ मेटल वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो धातु किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धातु हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में हमारी अर्थ के अंदर मिलते हैं। तो पहली फॉर्म जो है वो है मिनरल्स। मिनरल्स को हम कहते हैं खनिज। कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कैन बी टर्म्ड एज मिनरल्स। ये ऐसे मिनरल्स ऐसे चीजें होती हैं जिनके अंदर जो धातु हैं वो हमारा काफी अमाउंट में प्रेजेंट हो, काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उसको हम कहते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज। अब मिनरल्स जो है खनिज के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन हम उनको खनिज से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। खनिज से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ओर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अयस्क। वी कॉल देम अयस्क। अयस्क हम इसको कहते हैं। अब अयस्क क्या होता है? अब मेटल्स को हम बहुत हाई स्केल पे हम मेटल्स का यूज करते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, गाड़ियों को बनाने की बात करें, हमारे लाइफस्टाइल में जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मेटल्स का ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना कहाँ से किया जाता है? ओर्स से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। ऐसे खनिज जिसमें हमारे जो धातु हैं वो प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम वहां से मेटल्स को, धातुओं को निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अयस्क। जैसे कि सल्फाइड ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स होते हैं, ऑक्साइड ओर होते हैं। सभी मिनरल्स जो होते हैं, सभी खनिज जो होते हैं वो हमारे अयस्क नहीं हो सकते। हर हमारा जो मिलने वाला मिनरल है, खनिज है, वो अयस्क नहीं हो सकता, वो और नहीं हो सकता। और के लिए कंडीशन ये है कि और बनने के लिए, अयस्क बनने के लिए उसके अंदर मेटल्स का कंटेंट जो है, मेटल्स की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं। देखो, आपको याद होगा हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी कि जो मेटल्स होते हैं वो उनको हम एक उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर, उनकी सक्रियता के आधार पर हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। अगर इसमें होगा तो देखते हैं अभी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वो मेटल्स की रिएक्टिविटी, इसमें मेंशन नहीं है। चलिए ऐसे ही डिस्कस कर लेता उसको। हाँ, तो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अंदर हमने मेटल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, बॉटम, मॉडरेट और हाई। तो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे नीचे मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब रिएक्टिविटी इनकी कम होती है, सक्रियता इनकी कम होती है, इसलिए ये हमें ऐसे ही फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। मतलब ऐसे ही जैसे हम मेटल्स को यूज कर रहे हैं उसी फॉर्म में ये हम मिल जाते हैं। गोल्ड हमें मिट्टी के साथ मिला हुआ मिल जाता है, उससे हम उसको साफ कर लेते हैं। गोल्ड के पीसेस हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर ये हमें ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन सिल्वर और जो कॉपर होता है, ये इन बाकी गोल्ड और प्लेटिनम के मुकाबले थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से ये कभी कभी सल्फाइड और ऑक्साइड की जो ओर्स होती हैं, सल्फाइड अयस्क या ऑक्साइड अयस्क, इसकी फॉर्म में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो जिनकी सक्रियता मध्य वर्गीय होती है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, जिंक, आयरन, लेड, ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। जिंक ऑक्साइड मिलेगा, जिंक सल्फाइड मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा, या फिर सल्फाइड की ओर में मिलेगा, या फिर कार्बोनेट की ओर में मिलेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ये सभी हमें कैसे स्टेट में मिलते हैं? ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और स्वतंत्र रूप से इनको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। इनका एक्सट्रैक्शन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं गैंग की
इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लो, बट जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको गैंग प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अब ये गैंग जो होते हैं इसके अंदर ऐसे अयस्क होते हैं, ऐसे ऑर्स होते हैं जिनके अंदर अर्थली इम्प्योरिटीज, मतलब अर्थ से मिलने वाली जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखो इम्प्योरिटी अगर हम इनको अलग से देखेंगे तो इम्प्योरिटी नहीं है, सॉइल इम्प्योरिटी नहीं है, सैंड इम्प्योरिटी नहीं है, लेकिन जब हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तब उसके अंदर अगर आपको सॉइल मिल रही है, मिट्टी मिल रही है, रेत मिल रही है, सैंड मिल रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब हमारी अशुद्धियां हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज हो जाएंगी। अब मेटल्स, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मेटल्स को निकालना है, तो उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, वो हमारी और बन जाती है। मेटल्स को निकालने के बाद ये चीजों की अगर हम इम्प्योरिटीज को निकाल दे, सॉइल को निकाल दे, सैंड को निकाल दे, तो जो बची हुई चीजें होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो मेटल हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेट्रोलॉजी, इसको हम धात्विकी बोलते हैं कि ये प्रोसेस है भाई, इस प्रोसेस के जरिए हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस है। सबसे पहले जो एनरिचमेंट ऑफ और किया जाता है माइंस के अंदर, जो खाने होती है, खाने होती है, जैसे कोयला, कोयला जिससे मिलता है माइंस के अंदर, उनके अंदर हमें मेटल्स की और मिलती है। अब इन मेटल्स की और को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एनरिच किया जाता है कि भाई इन मेटल्स की और को निकाला जाता है। उसके बाद हम एनरिच्ड और से देखेंगे कौन सा और हमें मिला है और उससे हम क्या करेंगे, उनसे जो मेटल्स है उसको ऑब्टेन करेंगे। मेटल्स को ऑब्टेन करने के बाद है ना, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज और होती हैं, तो उसको फिर रिफाइनिंग की जाती है, उसको साफ किया जाता है, परिष्करण किया जाता है, रिफाइनिंग रिफाइनिंग की जाती है उसकी, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, धातु मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को निकाल सकते हैं। इसको हम धात्विकी कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेटल, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब उन मेटल्स की बात करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे आते हैं। ऑब्टेनिंग द मेटल्स इन लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, इनको तो हम सिंपली अगर हम हीट करेंगे इनकी ऑर्स को हवा के अंदर हाई टेम्परेचर पे, तो ये हमारा जो मेटल्स है उसको दे देती है, छोड़ देती है। जैसे कि मरकरी है, सल्फाइड को जो मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में ये रहेगा, उसको हमने क्या किया, हीट किया तो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड को हीट किया तो हमें मेटल मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी, उसको हम रिफाइन करके क्या बना सकते हैं, Hg, यानी कि इनको मरकरी बना सकते हैं। मरकरी, जिसको हम हिंदी में पारा कहते हैं, ये इसके साथ एक और फैक्ट जुड़ा है कि एक इकलौता तरल धातु है, लिक्विड लिक्विड मेटल है, जो आपके थर्मोमीटर के अंदर भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, पारा। यही यही मेटल जो है आपका थर्मोमीटर के अंदर भरा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम सिमिलर चीज करते हैं। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो कॉपर जो कॉपर ऑक्साइड है वो बचता है, और कॉपर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस इवेपोरेट हो जाती है। इसको फिर से फर्दर अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा मेटल जो हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में इन दोनों को जब हीट किया जाता है तो क्या होगा, हमें कॉपर जो है वो मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी। देखिए इक्वेशन भी बैलेंस की हुई है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, संतुलित करना। अब जो मिडिल में थे हमारे मेटल्स, जैसे कि जिंक था, जिंक मेटल्स को कैसे हम करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये ऑक्साइड की फॉर्म में रहते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं मेटल्स। ऑक्साइड के फॉर्म में अगर कोई मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। इसलिए जो सल्फाइड और जो कार्बोनेट और होती है उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और उस ऑक्साइड को कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम अपना जो मेटल है उसको ऑब्टेन करते हैं। एक यहाँ पे याद रखना, दो चीजें हैं। अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ज्यादा एयर की प्रेजेंस में मेटल और को, मेटल अयस्क को, धातु अयस्क को हम हीट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम रोस्टिंग, वी कॉल देम रोस्टिंग। और इसको हम बोलते हैं भर्जन, प्रक्रम प्रक्रम भर्जन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं प्रक्रम भर्जन। यहाँ पे नहीं करना है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको।
जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन की, एयर की प्रेजेंस में, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रक्रम। जब उसको लिमिटेड सप्लाई में जो एयर की, हवा की लिमिटेड सप्लाई में उसको सीमित वायु में उसको अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं, उसको बोलते हैं प्रक्रम निस्तापन। निस्तापन, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखो कोक, कोक क्या होता है? कोक, ये कोको कोला वाला मत कोक समझ लेना, ये कोयले का एक प्रकार होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कोल। कोक की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? कोक को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड को हम कोक की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो क्या करेगा? कार्बन जो है बहुत वर्सेटाइल है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और जिंक मेटल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये हम कोक की सहायता से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। विस्थापन अभिक्रिया आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये लोअर रिएक्टिविटी मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। सेम जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था कि हायर रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अपना जो है कंपाउंड बना लेगा और मैग्नीज को अलग अलग कर देगा। जैसे आयरन है, आयरन एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा? एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, और जो आयरन है वो हमें सेपरेटली मिल जाएगा। और ये वाला जो रिएक्शन है इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे रेलवे ट्रैक्स के अंदर। रेलवे ट्रैक को जो ज्वाइन करने का काम आता है। देखो रेलवे ट्रैक के अंदर जो है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा हाई लोड की वजह से उसके अंदर क्रैक आ जाते हैं, उस क्रैक को भरने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो रिएक्शन है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड से भी पूछा गया है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, एक बार क्या होता है वो समझ लो कि जो रेल की पटरियां होती हैं उसके अंदर क्रैक आ जाता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर जो फिलिंग की जाती है हमारे रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर हम आयरन के ये एक साँचा तैयार करते हैं, उस साँचे के अंदर हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम और जो आयरन ऑक्साइड है उसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो फिलिंग है ये फिल हो जाती है आयरन के जरिए, और हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी बन जाता है। तो ये इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये रेलवे के अंदर जो ट्रैक है उसको ज्वाइन करने के काम आता है। ऐसे मेटल्स जो टॉप में है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के, जो हमारे थर्माइट रिएक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन को हिंदी में हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। थर्माइट, थर्मिट, जो भी आप इसको बोले, थर्मिट। एक्सट्रैक्शन मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो हमारे टॉप में रहते हैं मेटल्स, टॉप में रहते हैं हमारे मेटल्स, उन सब की एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, बिजली की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इनको रिड्यूस कर सकते हैं। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड, क्लोराइड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं इस पूरे उसका, उसके अंदर बिजली दौड़ाएंगे तो हमें सोडियम मेटल मिल जाएगा और क्लोरीन गैस हमारा अलग हो जाएगी। अब सोडियम मेटल, अब इस इलेक्ट्रिसिटी जब इस सॉल्यूशन के अंदर पास की जाती है तो जो कैथोड है उसके ऊपर हमारा जो मेटल है वो आके डिपॉजिट होने जाएगा, यानी कि जो हमारा सोडियम है वो कैथोड पे आएगा और हमारा जो क्लोरीन है वो हमारा एनोड पे जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल्स की रिफाइनिंग की कैसे की जाती है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल्स, प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी, हम जो इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है, अशुद्धियाँ होती है, उनको हम रिफाइनिंग की हेल्प से अलग कर सकते हैं। एनोड पे हम देखो, जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर कॉपर को भी ऑब्टेन किया जा सकता है। एनोड पे हमारा मिलेगा इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे मिलेगा प्योर कॉपर। कॉपर सल्फेट के अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं और एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर भी हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें
हमारा जो कॉपर है वो हमारा उस पे मिलेगा, एक कैथोड पे हमारा कॉपर मिलेगा। एक सेकेंड, जो हमारा कैथोड है उस पे कॉपर मिलेगा और एनोड पे हमारा जो है सल्फेट आयन जो है वो जुड़ जाएगा जाके। अब बात करते हैं कि जो कोरोजन क्या होता है। टाइम के साथ क्या होता है, मेटल्स की जो क्वालिटी है वो घटती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मेटल्स आसपास में मिलने वाली जो एयर होती है, जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्शन करने लगता है। और जो आसपास में जो एसिड होते हैं, मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट एयर होती है, उसके अंदर रिएक्शन कर देता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो होता है मेटल्स की जो क्वालिटी है, मेटल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। इसलिए मेटल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कोरोजन से। जैसे आयरन है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है ताकि वो रिएक्शन ना करे। उसको हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है रस्टिंग की वजह से, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं उसके ऊपर। गैल्वेनाइजेशन किया जाता है कि आयरन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, एनोडाइजिंग कर देते हैं, या फिर गैल्वेनाइजिंग, ग्लेजिंग, ऑयलिंग कुछ भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल्स के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो मेटल है वो बच जाता है। जिंक कम रिएक्टिव होता है आयरन से। एलॉय, एलॉय होता है हमारा, इसको मिश्रित धातु कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, मिश्र धातु या मिश्रित धातु कहते हैं। इसमें हमारा जो दो मेटल्स है, अगर हमें दो मेटल्स हैं उनको क्या करना है, उनका यूज करना है, लेकिन हम सिंगल मेटल्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे आयरन है, आयरन के लोहे के बर्तन हम अगर यूज करेंगे तो लोहे के बर्तन जल्दी खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें जो लोहे से, निकल से और क्रोमियम से मिलकर बनता है, वो हार्ड होता है और रस्ट नहीं करता। कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है आयरन को हार्ड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मरकरी मेटल्स के अंदर ऐड करने पे क्या बना देता है, अमलगम बना देता है। ठीक है, मरकरी जिस भी मेटल के अंदर डाल दिया आपने, अमलगम बना देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रास जो होता है जिसको कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज जिसके मेडल भी मिलते हैं वो कॉपर और टिन से बनता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ब्रास इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लोअर देन प्योर मेटल। इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी पिघल जाते हैं ये, और इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉपर के मुकाबले। ठीक है, सोल्डर एक आपने इलेक्ट्रिक उसके पास देखा होगा, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सोल्डरिंग करते हैं ताकि वायर्स को जॉइन किया जा सके। एलॉय के अंदर कुछ ये प्रॉपर्टीज होती है कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हार्डनेस ज्यादा होती है, कोरोजन से बच सकते हैं वो। लेकिन उनके अंदर ये भी होता है कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी उनके अंदर से कम पास करती है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इससे पहले मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक या दो वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये भी मैं उस सीरीज में ऐड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।